हाँ जी, कोई 2-4 क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए, है ना? यस सर। हाँ जी, यही थे। यस सर। तो देखो, कॉस का जो ग्राफ है पाई बाय 2 पे, ये पाई बाय 2 है। पाई बाय 2 के राइट में देखोगे RHL, तो कॉस 0 से छोटा है नेगेटिव में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 हो जाएगा। और LHL की बात करोगे तो लेफ्ट में 0 हो जाएगा। सही है? यस सर, लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट। अब x यहाँ पे 0 प्लस जाए या x 0 माइनस जाए, दोनों ही केस में sec x देखो, आपको पता है 0 के आसपास x से बड़ा होता है, यस सर। और 1 से बड़ा साइन इनवर्स के डोमेन में नहीं है। मतलब यहाँ तो लेफ्ट पॉइंट भी डोमेन में नहीं है, राइट में भी नहीं है, तो लिमिट का कोई मतलब ही नहीं है, तो डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। यस सर। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, चाहे 0 प्लस से जाए चाहे 0 माइनस से जाए, सेक 1 से स्लाइटली बड़ा होगा, तो 1 से बड़ा होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ जाएगा, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाय 2 आ जाएगी। यस सर, पाई बाय। यहाँ पे देखो 0 प्लस पे साइन का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, कोस का 0 प्लस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से जस्ट आगे, तो कोस 1 से छोटा ही हो गया, तो वो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, और 0 के जस्ट आगे tan का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। तो साइन इनवर्स 0 होता है 0, कॉस इनवर्स 0 होता है पाई बाय 2, tan इनवर्स 0 होता है 0। तो राइट हैंड लिमिट आ गई पाई बाय 2। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आएगा, अभी क्या? यस सर। और cos का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 ही आएगा, tan का भी -1 आएगा। तो देखो साइन इनवर्स -1 कितना होता है, माइनस पाई बाय 2। कॉस इनवर्स 0 तो पाई बाय 2 ही होता है, और -2 टाइम्स tan इनवर्स -1 माइनस पाई बाय 4, तो भी ये पाई बाय 2 आ गई। तो LHL RHL दोनों पाई बाय 2 है, तो इस लिमिट का आंसर पाई बाय 2 आ गया। सही है? यस सर। इसमें RHL में क्या है, जब x 0 प्लस को जाएगा तो 1/x इन्फिनिटी प्लस को जाएगा, 2 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी को जाएगा, 1 प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी को जाएगा, और उसकी पावर रेसिप्रोकल, तो 1/इन्फिनिटी 0 को जाएगा। यस सर। तो RHL आ गई 0। LHL की बात करोगे तो x 0 प्लस को जाएगा, माइनस को, तो 1/x माइनस इन्फिनिटी को जाएगा, और 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 को जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 की पावर -1 बचेगा। LHL 1 आएगी, RHL 0 आएगी। सही है भाई? बोलो। यस सर, क्लियर है। क्लियर है सबको? कोई पार्ट, किसी भी पार्ट में किसी को कोई डाउट? नो सर, क्लियर। चलो अच्छी बात है, नोट कर लो तो बता दे, फिर मिटा दे, आगे चले। सर जो आपने कल एक साइन 1/x साइन 1 वाला लास्ट में बताया था सर, वो एक बार दोबारा से बता दो।
अरे कुछ नहीं, उसका आंसर 1 था ना भाई। डज नॉट एग्जिस्ट वाले पॉइंट तो आएंगे नहीं ना डोमेन में, डिनोमिनेटर जब 0 होगा। सर दोबारा से ट्राई करता हूँ सर तुम। भाई डिनोमिनेटर देखो 0 होगा नहीं, इसके अलावा वो हमेशा 1 आएगा रेशो। देख लेना, नहीं तो पूछ लेना, है ना। चले आगे। ओके सर। यस। इसमें लिमिट पूछी है आपसे एफ एक्स, ऐसा क्वेश्चन हमने करा नहीं अब तक, है ना। लेकिन मैंने कल आपको बताया था, जब भी डिफाइंड फंक्शन हो, मतलब एक पॉइंट के इधर डेफिनेशन पूछा और उधर पूछा और उस पॉइंट पे लिमिट पूछी जाए, तो उसको एक ही तरीके से डील कर लेंगे या एलएचएल आरएचएल अलग अलग डील करेंगे? अलग अलग डील करना अलग होगा अलग सर, करेंगे, बिकॉज अलग-अलग। उसकी डेफिनेशन ही अलग अलग है। तो देखो 2 के राइट में तो ये वाली डेफिनेशन है और 2 के लेफ्ट में ये वाली डेफिनेशन है। तो जब आप एलएचएल निकालोगे और आप बोलोगे लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स, तो डेफिनेशन वो यूज होगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 2x माइनस 3। अब मैंने बताया था आपको लिमिट का फर्स्ट स्टेप क्या है, हमेशा पहले x की वैल्यू रख के देखो क्या कोई इनडिटर्मिनेंसी आ रही है, नहीं आ रही तो बात ही खत्म। तो 2 इसमें रखा है तो 4 माइनस 3, ये 1 को जा रहा है, कोई इनडिटर्मिनेंसी नहीं आ रही तो लिमिट 1 आ जाएगी। और आरएचएल की बात करें, 2 प्लस को जब ये जाएगा एफ एक्स, जो डेफिनेशन यूज होगी जब x 2 प्लस को है तो दूसरी होगी ये वाली 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब हमने देखा x 2 को जा रहा है तो एक्स स्क्वायर 4 को जा रहा है, तो 4 माइनस 4 0 को जा रहा है नेगेटिव साइड से, बट 0 को जा रहा है, कोई इनडिटर्मिनेंसी थोड़ी है, तो राइट हैंड लिमिट 0 आ जाएगी इसकी। यस सर, लिमिट डज नॉट बस एग्जिस्ट। खत्म, ठीक है जी। तो इस तरह से डिफाइंड फंक्शन में आपको चेक करना पड़ेगा। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। चलो चलिए रब कर दें। यस सर। Next heading is algebra of limit. बहुत जबरदस्त बातें करेंगे आज अपन इसके अंदर, है ना। मतलब ये मान लो 2-3 दिन से जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, आज उसका 4th डे है थ्योरेटिकल पॉइंट्स क्लियर करने का। इसके अंदर हम वो बातें डिस्कस करने वाले हैं जो आपको प्रैक्टिकली काम आएंगी लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। और जब ये चैप्टर थोड़ा आगे बढ़ चुका होता है ना, तो कुछ कुछ बच्चों के दिमाग में गलत कंसेप्शंस बैठ जाते हैं क्वेश्चंस करने को लेके,
कि यहाँ हम ये कर दें या यहाँ हम ये कर दें, तो तब आगे जाके फिर दिमाग पे बोझ बढ़ने लगता है कि यार ये क्या बात हुई, कभी तो कुछ कर रहे हैं कभी कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई चीज़ कहीं एप्लीकेबल है कहीं नहीं है। तो उन बच्चों को इसलिए दिक्कत आती है बिकॉज उनका अलजेब्रा क्लियर नहीं होता है ना, और बहुत ज़्यादा डेप्थ में इतना बताते भी नहीं है, बिकॉज शुरू में वो अभी चैप्टर को फ्लो बनाने के लिए कि एक बस मोटा मोटा तौर पे बता देते हैं, बाकी जब क्वेश्चंस करते हैं क्वेश्चंस के अंदर बताते रहते हैं बीच बीच में। लेकिन मैं पहले अलजेब्रा के अंदर ही आपको हर एक पॉइंट एकदम क्रिस्टल क्लियर करके चलूंगा। हो सकता है कि आपको शुरू की बातें समझ में ना आए, हो सकता है शुरुआत में आपको लगे यार इतना क्या बोल रहे हो, बट आप सुने समझें लिखें, क्योंकि जब क्वेश्चन में वो पॉइंट आएगा और मैं आपको याद कराऊंगा ना, तब आपको क्रिस्टल क्लियर होगा, अच्छा ये कहना चाह रहे थे यार, इसके बिना तो मतलब अपना काम खराब हो जाता। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। बुक में तो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते नहीं है, एनसीईआरटी में तो कुछ दे नहीं रखा है, बस लिख के छोड़ दिया फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन अपन को बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि ये ऐसी चीज़ है आगे जाके आप इस चैप्टर में जैसे अगर कोई गलती करते हो डूबते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपका ये पॉइंट वीक है, इसलिए आप कुछ ना कुछ मिस्टेक भी कर सकते हो। तो इसको भी अच्छे से क्रिस्टल क्लियर करें। फर्स्ट इज, पहला तो बहुत आसान है कि आप कांस्टेंट को बाहर ले सकते हो ना, लिमिट में से कांस्टेंट को बाहर ले सकते हो, कोई खास बात नहीं है। मान लो कोई फंक्शन है एफ ऑफ के टाइम्स एफ एक्स, कुछ ऐसा दिया आपको, पूरे पे लिमिट लगा रहे हो, तो आप के को लिमिट के बाहर निकाल के रख सकते हो, दैट इज नॉट अ इशू। सही है भाई, के इज कांस्टेंट। क्लियर? यस नाउ सेकंड जो बात है वो है एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स है, मान लो ये कोई फंक्शन है, दो टर्म्स है उसमें, बीच में प्लस माइनस टाइप है, पूरे की लिमिट निकालनी है आपको। तो हमने कहा कि हम इसको ऐसा कर सकते हैं, दुकानें अलग अलग कर सकते हैं, हाँ भाई कर सकते हैं, हमेशा कर सकते हैं आपके हिसाब से। ध्यान दें, ये तभी कर सकते हैं इफ राइट हैंड साइड is not an indeterminate form. Not one. बुक्स में सिर्फ इतना लिख के छोड़ देते हैं, ठीक है, वो अपन समझ जाते हैं, ठीक, कोई इतनी फील नहीं आती है, मतलब जो चीजें हैं प्रैक्टिकली करते वक्त काम आएंगी वो चीजें पे डिस्कस यहाँ नहीं हो रही हैं। तो मैं वो सारे पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ राइट हैंड साइड सर इनडिटर्मिनेंट बन जाए, मतलब नहीं हो सकती। हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है कि बेटा आपकी ये वाली लिमिट इन्फिनिटी आ जाए, बाद में आपने देखा सॉल्व करा पता चला ये इन्फिनिटी है, और यहाँ बीच में माइनस है और ये वाली लिमिट भी इन्फिनिटी आ जाए, तो क्या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का कोई आंसर होता है भाई? अगर ये इन्फिनिटी आ गया, यहाँ इन्फिनिटी आ गया, ये इन्फिनिटी आ गया, तो ये तो फंस गया ना अपन। यस सर। तो सर फिर अलग अलग करने से आंसर तो नहीं आएगा। इसका मतलब अलग अलग तभी कर सकते हैं जब आपको पता है कि राइट साइड में इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं आएगा। ये तो पहली बात है, ये वैलिड तब है, ये फॉर्मूला वैलिड तब है, मतलब दिस थिंग इज ऑलवेज इक्वल्स टू दिस whenever right side is not infinity minus infinity form, कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म लेकिन बीच में प्लस माइनस है, तो क्या 0 बाई 0, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, 1 की पावर 0, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर, इनमें से कोई बन सकती है क्या? जब बीच में प्लस या माइनस है तो यही बन सकती है, और तो कोई बन ही नहीं सकती। बोलो सर एक इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन जाए, दूसरी 0 बन जाए, हमें
अगर सर एक इनमें से fx वाली इंफिनिटी बाय इंफिनिटी बन जाए, दूसरी जीरो बन जाए, अबे वो तो बात ही अलग होगी ना, वो तो फिर एक लिमिट आ गई। मैं क्या कह रहा हूँ, राइट साइड वो तो अब आप कह रहे हो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ये करती है, तो आंसर डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा ना, उसका क्या मतलब है? या इस लिमिट का भी कुछ आंसर आएगा? यस लिमिट आने का मतलब कि यहाँ से लिमिटें आ गई फाइनल। तो एक अगर इन्फिनिटी है, दूसरी भी इन्फिनिटी है और बीच में माइनस है, तभी तो आंसर डज नॉट एग्जिस्ट, और मतलब इनडिटर्मिनेबल आएगा। अदरवाइज तो आप चाहे इन्फिनिटी आ गया, एक जीरो आ गया, तो आंसर डज नॉट एग्जिस्ट तो दे ही सकते हो उखाड़ के। यस सर, तो एक इन्फिनिटी एक माइनस इन्फिनिटी यही फॉर्म बन सकती है, अदरवाइज कोई दूसरी फॉर्म नहीं बन सकती। तो हमने इस चीज को लीड ली, हमने इस चीज का बेनिफिट लिया कि अच्छा कि भाई कायदे से तो ये बात तभी कर सकते हैं जब दोनों इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म को क्रिएट ना करें। लेकिन अगर आपको पहले से ही एक लिमिट दिख जाए, दोनों में से आपको पता चल गया कि एक लिमिट तो आ ही रही है, चाहे वो कुछ भी आ रही है, 0 आ रही है, हाफ आ रही है, 2 आ रही है, √3 आ रही है, 5 आ रही है, 100 आ रही है, कुछ भी आ रही है, इन्फिनिटी को छोड़ के, मतलब इन्फिनिटी तो कुछ होता ही नहीं। अगर वो लिमिट आ रही है, इफ एनी वन ऑफ द लिमिट एग्जिस्ट, एनी वन ऑफ द लिमिट, एनी वन मतलब या तो लिमिट x टेंड्स टू a f(x) या लिमिट x टेंड्स टू gx एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब फाइनाइट ही होता है, एग्जिस्ट का मतलब इनफाइनाइट नहीं होता, पता ना आपको? यस सर, हाँ। अगर एक भी लिमिट एग्जिस्ट करती है, देन वी कैन ऑलवेज सेपरेट, कि तो हम पक्की बात है ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्यों? ऐसा क्यों सर? अब आप एक बात सोचो, मान लो आपको पता चल गया ये लिमिट आ गई, ये लिमिट आपकी आ गई है ना, फाइनाइट वैल्यू आ गई, और दूसरी हमें नहीं पता क्या है, डू नॉट नो, है ना, डू नॉट नो, हमें नहीं पता क्या है, क्वेश्चन मार्क है। होगा क्या लास्ट में? होगा क्या? ये लिमिट मान लो फाइनाइट आ गई और ये भी फाइनाइट आ गई, तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? कोई फाइनाइट लिमिट आ जाएगी। मान लो ये लिमिट 2 थी, यस ये 3 आ गई, तो आपका आंसर 5 आ जाएगा। यस सर, केस 1। केस 2 क्या हो सकता है? ये लिमिट तो आपको पता है 2 है, और वो ना आए, वो इन्फिनिटी आ जाए, तो 2 प्लस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। कभी भी इसमें इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म तो नहीं बन सकती। नो सर, तो फिर अलग अलग कर दो, क्योंकि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म ही ऐसी है जो इसको इनडिटर्मिनेंट होने, मतलब इनडिटर्मिनेंट बना सकती है। इसके अलावा इनडिटर्मिनेंट वो बन नहीं सकता। और जब एक नंबर आपको ऑलरेडी पता है कि ये तो है ही दुनिया में, तो उसमें दूसरा जुड़ गया आ गया तो आंसर आ जाएगा, दूसरा इनफाइनाइट हो गया तो आंसर डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट वाली इनडिटर्मिनेंसी तो क्रिएट नहीं होगी। नो सर, ये इस नोट के साइड में लिखना है, ठीक है ना। तो 2 बातें बोली मैंने। पहली चीज कि ये वैलिड कब है? जब राइट साइड इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ना बने। फिर हमने कहा अच्छा इनडिटर्मिनेंट तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ही बन सकती है, तो इसका मतलब अगर एक भी लिमिट एग्जिस्ट करती है, आपकी दूरदृष्टि देख के बता देती है कि ये लिमिट तो आ गई, पक्की बात है, ये आपने सोल्व करके देख लिया, साइड में एक लिमिट आ गई, तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, यस सर, नॉट 3। अब दूसरी बात, भाई इसका मतलब ये हुआ, या तो मैं हर क्वेश्चन में एक लिमिट अलग से निकाल के देखूं, और अगर वो आ गई तभी करूं, नहीं आई तो फिर मैं अलग करूं ना, फिर मैं करूं क्या? और कई बार क्वेश्चंस बड़े बड़े एक्सप्रेशंस होते हैं, देख के हमें लिमिट नहीं पता चलती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है हम मुंह देखते रहेंगे, मुंह उसका क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो हमने कहा मान लो मुझे नहीं पता दोनों लिमिट क्या है, मुझे नहीं पता कि ये इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है, ये 2 है, या 5 है, मुझे नहीं पता, मैंने तो प्लस माइनस अलग अलग कर दिया, मुंह फाड़ के, भगवान का नाम लेके देखी जाएगी। तो क्या करना है? क्योंकि उस टाइम आपने, ये क्वेश्चन था ओरिजिनल, आपने उसको ब्रेक कर दिया ऐसे बिना सोचे मुंह फाड़ के, लेकिन आपको मनी मनी ये पता है
कि ये चीज एक कंडीशन पे फेल होती है, जब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन जाती है। पता है कि नहीं पता? पता है सर। If we do not know any of limit and separated the limits मुंह फाड़ के, मुंह फाड़ के हमने दोनों लिमिटें अलग अलग कर दी, देखी जाएगी, है ना, भगवान का नाम लेके देखी जाएगी, तब क्या होता है। और अक्सर यही केस काम आएगा भाई, हर केस में हमें लिमिटें तो निकाल के हम रखेंगे नहीं। यहां पर जो दिक्कत आएगी वहां पे ये लिमिट भी वेरिएबल है, ये लिमिट भी वेरिएबल है, आपने अलग कर दिया, लेकिन आपको ये पता है ये हमें तकलीफ देगा अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ गया। तो हम पता है क्या करेंगे, जो प्रॉपर सिस्टमेटिक वे है, क्या करेंगे, मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूं। हम एक काम करेंगे कि हमने अलग अलग कर दिया, नो डाउट, इसको अलग कर दिया और बीच में प्लस माइनस जो भी था इसको अलग कर दिया। नाउ बीच में दीवार खींच लो, एक दीवार खींच लो, मतलब इसका काम अलग से चलेगा, इसकी सॉल्विंग अलग से होगी, इसकी सॉल्विंग अलग से होगी, लास्ट में इसका कुछ आंसर आएगा, लास्ट में इसका कुछ आंसर आएगा। हाँ जी, मान लो L1 L2 सॉल्व हो गया, इसकी लिमिट आंसर आ गई, इसका लिमिट आंसर आएगा। क्या क्या पॉसिबिलिटी है, हो सकता है यहां से कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाए, यहां से कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाए, और दोनों जुड़ के आपका प्लस माइनस जो भी होना था आपका फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट करते हैं। एक पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि एक लिमिट फाइनाइट आ जाए और दूसरी लिमिट इनफाइनाइट आ जाए, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, तो हम पूरी का आंसर बोल सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। यस बट अगर लास्ट में पता चला ये इनफाइनाइट आ गया, बीच में माइनस है और फिर ये इनफाइनाइट आ गया, यहां लफड़ा हो गया। यस मतलब आपको जिस बात का डर था वही हो गया कि हमने तो भगवान भरोसे रिस्क ले लिया कि देखी जाएगी यार, चल चलते हैं, खोल दिया अलग अलग, इसको करा, पता चला लास्ट में ये इन्फिनिटी बीच में माइनस, अरे यार चोट हो गई, जिस पे नहीं जाना था उसी पे चढ़ गए। तो कुछ बात कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसा अगर आपके साथ हो गया तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन ऐसे अलग अलग करने से तो नहीं होगा, आपको जो आपने सोल्यूशन करा उसको काट दो, पेज फाड़ दो, दोबारा से क्वेश्चन पे जाओ और सोचो और इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। सीधा अलग अलग करने से तो मेरा आंसर नहीं आया, तो मैं और क्या कर सकता हूँ, कुछ और मैनिपुलेशन सोचेंगे। बात समझ में आई? यस तो इस केस में हम क्या कहेंगे, इस केस में हम कहेंगे कैंसल द सॉल्यूशन एंड रीथिंक अबाउट प्रॉब्लम फ्रॉम स्टार्टिंग। ठीक है ना, शुरू से दोबारा सोचे, अभी हुआ नहीं है वो प्रॉब्लम आपसे। क्लियर है? यस सर। भाई क्या कहा मैंने कि सही मायने में तो सर अगर आपको पता है कि लिमिट 5 है 2 है तो अलग अलग कर सकते, मतलब दोनों इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इनडिटरमिनेंट फॉर्म ना बनाए तो ही वो वैलिड है। फिर हमने कहा चलो हमें एक पता चल गई और वो पता चल गई दुनिया में है, तो आप मुंह फाड़ के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरी है तो आएगी तो आंसर जुड़ जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट आएगी तो आंसर डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, कभी भी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट तो क्रिएट नहीं होगा। नो सर। फिर हमने तीसरा पॉइंट कहा कि भैया मुझे तो दोनों ही नहीं पता, और जनरली यही हुआ करेगा कि दोनों वेरिएबल पार्ट है, हमें अलग अलग करना है, तो हमने कहा कोई बात नहीं, कर दो मुंह फाड़ के, इसको अलग करो, इसको अलग करो, बीच में दीवार खींच लो, इसका फाइनल आंसर लाओ, इसका फाइनल आंसर लाओ। अब देखो अगर आंसर कुछ आ गया ठीक है खत्म, एक आ गया दूसरा डज नॉट एग्जिस्ट आ गया तो भी डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी इन्फिनिटी ये भी इन्फिनिटी, बीच में माइनस है, फिर वहां लफड़ा, इसका मतलब हमने गलती कर दी, जो करना नहीं था वही कर दिया, तो कोई बात नहीं, काट दो, दोबारा से प्रॉब्लम को जाके सोचो। सही है? हाँ जी यस सर। अब इसमें एक स्टेप ऐसा है जहां पर अक्सर जनता डूब जाती है और लुट जाती है, वहां बर्बाद हो जाती है। वो ये है कि अगर आपने एक बार शुरू में दोनों की दुकानें अलग अलग कर दी
और आप जब सॉल्व कर रहे हो, मैंने बोला ना, आपने 2 बार सुना हो, मैंने कहा दीवार खींच दो, दीवार खींच दो। आई मीन टू से कि इन दोनों को आप फाइनल स्टेप तक अलग अलग सॉल्व करो और फिर आंसर देखो कि समथिंग प्लस समथिंग आ रहा है, ठीक है, एक आ रहा है, एक डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, तो डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, एक डिफरेंट आ गया, तो इसका मतलब कैंसिल दोबारा करो। मैंने यही कहा ना कि लास्ट तक दोनों को अलग अलग लेके जाओ, बीच में दीवार बना के। यस सर। कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा, बच्चे क्या करेंगे, पहले शुरू में अलग अलग कर दिया, ये एफ वाली लिमिट आ गई, ये जी वाली आ गई, आपने 2 स्टेप कुछ सॉल्व करा, 2 स्टेप कुछ सॉल्व करा, अभी इसका आंसर नहीं आया, ये भी अभी एक्स के एक्सप्रेशन में है और ये भी एक्स के एक्सप्रेशन में है, बीच में आधे रास्ते में ही बिना अलग अलग आंसर निकाले बच्चे इसको वापस क्लब कर देते हैं कि सर प्रॉपर्टी है, अलग कर सकते हैं तो वापस क्लब भी कर सकते हैं। वो वापस क्लब कर देंगे, वापस एफ माइनस जी और ये लिमिट कर देंगे और फिर वहां से कोई आंसर आ जाएगा, वो गलत हो सकता है। ये स्टेप समझना बहुत जरूरी है कि आपको शुरू में नहीं पता दोनों लिमिटें, आपको नहीं पता ना। अगर आपको पता है एक फाइनाइट है एक इनफाइनाइट है, फिर तो आप क्लब कर ही सकते हो ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको दोनों ही नहीं पता, आपने दोनों अलग अलग करना शुरू कर दिया, तो हमने कहा लास्ट स्टेप तक जाओ, दोनों के आंसर निकालो। मान लो एक 2 आ गया, एक 3 आ गया, आंसर 5 आ गया, एक इन्फिनिटी आ गया, बीच में माइनस है, इधर 4 आ गया तो आंसर डज नॉट एग्जिस्ट आ गया, इधर इन्फिनिटी बीच में माइनस आ गया, इधर इन्फिनिटी आ गया, मतलब हमने गलत सोच कर दिया, दोबारा से सोचो, प्रॉब्लम कुछ और करना। लेकिन कई बार क्या होगा, आपने अलग भी कर दिया, 2-3 के स्टेप पे सॉल्व करा, फिर बीच में ही क्लब कर दिया बिना आंसर निकाले, एक्स के एक्सप्रेशंस को ही बीच में क्लब कर दिया और वहां से कुछ काट पेड़ के मान लो कोई आंसर आ गया, तो वो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो इससे बचने के लिए नोट डालना है क्या कि एक बार दुकानें अलग अलग कर दी तो लास्ट स्टेप तक जाना है, बीच में ही क्लबिंग ऑफ एक्सप्रेशन नहीं करना है। बात समझ में आ गई? यस एक बार दुकानें अलग अलग कर दी तो फाइनल आंसर से पहले बीच में क्लबिंग नहीं करनी है, ये ध्यान रखें बस। यहां फिर मौत को दावत मिलती है। जब आएगा क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा तब आप समझ जाएंगे, अभी के लिए इसको ध्यान रखें, ठीक है जी। तो टोटल हमने क्या क्या कहा कि भाई एफ प्लस जी की लिमिट अलग अलग एफ प्लस जी कर सकते हैं अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना हो, बस इतना ही होता है बुक में। फिर हमने कहा अच्छा इनडिटर्मिनेट ना हो मतलब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ना हो, इसका मतलब कि एक केस ऐसा है जिसमें दिक्कत देगा। तो अगर भगवान ने आपको पता करवा दिया या आपके दिमाग में तुरंत आपने देख लिया दोनों में से एक लिमिट को एग्जिस्ट कर दी अलग अलग करने के बाद, तो आप कहोगे कर दो यार, टेंशन ही नहीं है। दूसरी आ गई तो ठीक है, इन्फिनिटी आ गई तो आंसर डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, इतनी ही तो बात है। क्योंकि इन्फिनिटी में दूसरा कोई फाइनाइट नंबर जुड़ेगा तो इनडिटर्मिनेंसी तो क्रिएट नहीं होगी, खत्म। फिर हमने कहा हमें दोनों ही नहीं पता, मुंह फाड़ के दोनों अलग अलग कर दो, सॉल्व कर लो लास्ट स्टेप तक। यहां से मान लो 2 आ गया, 3 आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। मान लो ये इन्फिनिटी आ गया, ये 2 आ गया, बीच में माइनस है तो डज नॉट एग्जिस्ट आ गया। ये इन्फिनिटी बीच में माइनस है, मतलब हमने गलत कर दिया, कोई बात नहीं, काट दो सोल्यूशन को, दोबारा से सोचो, फर्स्ट ट्रायल था नहीं हुआ, दोबारा कुछ और सोचो प्रॉब्लम पे जाके। लेकिन इसी में दौरान कई बार क्या होता है कि आपने अलग अलग कर दिया, फिर फाइनल स्टेप लाने से पहले ही बीच में मिक्स कर दिया दोबारा, और तब जो आंसर आता है ना, वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स में ऐसा होता है कि आपका आंसर गलत आ गया, तो वहां बच्चे को समझ में नहीं आता ये क्या हो गया भैया, ये सिट्टी बिट्टी कहां गुल हो गई, मतलब आंसर गलत कहां हो गया। तो उनको मैं पहले ही बता रहा हूं एक्सपीरियंस से कि आपने एक बार अलग अलग करा तो रास्ते में एक्सप्रेशंस की क्लबिंग नहीं करनी, लास्ट स्टेप तक जाना है आपको। बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ, तो प्लस माइनस में ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखें। थर्ड पॉइंट, ऐसे ही प्रोडक्ट में होता है, लिमिट x टेंड्स टू a fx इंटू gx, मान लो ऐसा दे रखा है, आपने कहा सर इसको अलग अलग कर दो, इसको ऐसे कर दो और इनटू में ऐसे कर दो,
ये भी तभी वैलिड है, नोट वन, दिस इज वैलिड when right hand side is not in determinant form. ठीक है जी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला ही पॉइंट है कि राइट हैंड साइड भी इनडिटरमिनेंट फॉर्म होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। दूसरा, तो सर इनडिटरमिनेंट फॉर्म तो मतलब 0 इंटू इन्फिनिटी टाइप हो सकती है ये? बोलो। yes. तो 0 इंटू इन्फिनिटी होगी तो लफड़ा है, वो तो ऑब्वियस सी बात है। मान लो एक लिमिट लास्ट में टेंड्स टू 0 है, ये टेंड्स टू इन्फिनिटी है, फिर अब टेंड्स टू 0 इंटू टेंड्स टू इन्फिनिटी था, वो यहाँ इनडिटरमिनेंट फॉर्म था। आप होशियार बन रहे हो, अलग अलग कर दिया, बाद में आप इसको बोलोगे 0 इंटू टेंडिंग टू इन्फिनिटी एग्जैक्ट 0 हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। ओरिजिनल फॉर्म टेंडिंग टू 0 टेंडिंग टू इन्फिनिटी थी, तो आप अलग अलग करके करोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हमें यहाँ पे लफड़ा है, लफड़ा है तो ठीक है। तो बात समझे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 0 इंटू टेंडिंग टू 0 इंटू टेंडिंग टू इन्फिनिटी कहीं भी जा सकता है, आप अलग अलग कर दोगे। ये टेंडिंग टू 0 था तो इसकी लिमिट तो आप एग्जैक्ट 0 बता दोगे, इसकी आप टेंडिंग टू इन्फिनिटी बता दोगे, एग्जैक्ट 0 इंटू टेंडिंग टू इन्फिनिटी आप कहोगे अच्छा सर 0 हो गया, तो आपने तो मतलब शुरू में 0 बोल दिया आंसर, तो ये तो गलत बात है ना। 0 इंटू इन्फिनिटी हमेशा 0 थोड़ी होता है। इसलिए इस केस में आप अलग अलग नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको पता चल जाए दोनों में से कोई एक लिमिट एग्जिस्ट करती है और नॉन जीरो है, इफ एनी वन ऑफ द लिमिट is non-zero finite value, then we can separate। तो हम कर सकते हैं, क्यों? उसका कारण समझो। मान लो आपको पता है कि लिमिट 2 आ गई, अब ये वैल्यू 2 को जाएगी ना, अब दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है भाई? ये वैल्यू अगर मान लो नॉन जीरो आ गई, फाइनाइट है, तो दूसरी वैल्यू क्या होगी? या तो फाइनाइट आएगी तो आपका आंसर फाइनाइट कुछ आ जाएगा, या क्या होगा, ये इंटू टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा। मान लो 2 इंटू इन्फिनिटी है तो भी टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, 3 इंटू इन्फिनिटी है तो भी टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, माइनस इंटू इन्फिनिटी है तो माइनस इन्फिनिटी है। अल्टीमेटली रिजल्ट डज नॉट एग्जिस्ट है। टेंडिंग टू 0 इंटू टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाली इनडिटरमिनेंसी तो क्रिएट नहीं हो सकती। बोलो। नो सर। ये क्रिएट होगा नहीं, या तो ये होगा या ये होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक भी नॉन जीरो फाइनाइट आएगी, पता चल गया आपको, मान लो वैल्यू पता चल गया 2 है रख दो, 3 है रख दो, 0 है तो नहीं रख सकते, तो नहीं रख सकते। क्यों? इसका मतलब आप पहले उसको 0 बोल रहे हो, और हो सकता है टेंडिंग टू 0 इंटू टेंडिंग टू कहीं और जा रहा हो, आप पहले 0 बोल रहे हो, तो वो गलत बात है। नॉट 3, अगेन सेम वही का, इफ वी डू नॉट नो एनी ऑफ द लिमिट, आपने क्या करना है, मुंह फाड़ के अलग अलग कर देना है। मुंह फाड़ के हमने अलग अलग कर दिया, एफ अलग कर दिया, इनटू जी अलग कर दिया, लेकिन अगेन दीवार खींच दी। इसका फाइनल सॉल्व करा, इसको सॉल्व करा, यहां से आंसर निकाला L1, यहां से आंसर निकाला L2। अब अगेन फाइनाइट प्लस फाइनाइट अगर आ गया इनटू फाइनाइट, तब तो आंसर आ जाएगा। अगर एक फाइनाइट है और नॉन जीरो है और दूसरा टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, तो भी आंसर डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। लेकिन अगर एक टेंडिंग टू 0 आ गया और एक टेंडिंग टू इन्फिनिटी आ गया, फिर वहां लफड़ा है, तो फिर रीथिंक द प्रॉब्लम, रीथिंक अबाउट द सॉल्यूशन। शुरू से दोबारा सोचो, मतलब आप अलग अलग नहीं कर सकते। और अगेन एक बार अलग अलग कर दिया तो रास्ते में क्लबिंग नहीं करनी, एंड रास्ते में क्लबिंग नहीं करनी। वो सारी बातें मैंने दोबारा आपको बता दी, लिखा दी। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है? यस सर। चलो, इस चीज को मैं थोड़ा कि कोई रैंडम सा एग्जांपल लेके समझते हैं थोड़ा और अच्छे से।
चले सर 1 मिनट। कर लो। सर हो गया। ठीक। मतलब मैं इसमें पता है क्या कहना चाह रहा हूं, सपोज कोई फंक्शन ऐसे लिमिट आ गई आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू π/4 sin x प्लस cos x इंटू एफ एक्स। मुझे एफ एक्स नहीं पता क्या है, एफ एक्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है मान लो मेरे पास। तो मैंने सबसे पहले बताया था ना आपको, जब आप वैल्यू पुट करो, आप लिमिट निकालते हो, तो आप उसको चेक करो कौन सी फॉर्म है। तो आपने चेक करा जब, तो आपने इसमें पुट करा, ये कहां को जा रहा है, 1/√2 1/√2, ये √2 को जाएगा। अभी ये कहां को जा रहा है पता ही नहीं, क्योंकि एफ एक्स के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं, तो मैं कैसे बताऊं कहां को जा रहा है। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। तो हमने क्या बोला, ये अगेन ये लिमिट है जी एक्स, ये इंटू एफ एक्स। अगर मैं इसको सेपरेट करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो फिर बच्चा कहेगा कि सर ऐसे तो तभी लिख सकते हैं ना जब आपको पता हो कि ये इनडिटर्मिनेंसी नहीं होगी, और हमें पता ही नहीं एफ एक्स है। तो फिर उसको मेरा नोट याद आएगा कि भैया आपको एक लिमिट पता चल गई ना कि वो नॉन जीरो है और वो पक्की बात एग्जिस्ट कर रही है, तो दूसरा नंबर अगर या तो किसी नंबर की तरफ चला जाएगा, मान लो 2 की तरफ चला गया तो आंसर 2√2 आ जाएगा। हो सकता है ये इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा तो आंसर डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। टेंडिंग टू जीरो इंटू टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाली टर्म्स तो क्रिएट नहीं हो सकती ना। नो सर। तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, तो हमने सेपरेट कर दिया। नाउ होगा क्या भाई, एक बात बताओ, सही मायने का सिस्टम क्या होता है लिमिट को सॉल्व करने का, कि इसको पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करा, लास्ट में एकदम लास्ट स्टेप में जाके हम पुट वैल्यू ऑफ लिमिट करते हैं। ऐसा लिमिट का असूल होता है कि पूरे एक्सप्रेशन में एक साथ लिमिट रखी जाती है, ठीक है ना। लेकिन यहां पे खास बात क्या है, यहां पे क्या है, जब हमने देखा कि यार ये वैल्यू कितनी आएगी, ये √2 आ जाएगी, ये वाली लिमिट। यस सर। अब मैंने आपको बताई ना, दो ही तो चीजें होंगी भाई, या तो ये लिमिट कुछ आएगी तो आंसर उसमें √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, या ये लिमिट नहीं आएगी तो आंसर डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। दो ही तो चीजें होंगी। तो इस √2 को मैं प्रॉपर्टी 1 से अंदर ले जा सकता हूं कि k को अंदर ले गया, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, टाइम्स √2। यस सर। तो ये वाली प्रॉपर्टी k लिमिट x टेंड्स टू a f x से अंदर हम k को ले गए। अब अगेन एफ एक्स अगर किसी वैल्यू को अप्रोच करेगा तो इंटू √2 उसका आंसर आ जाएगा, अगर नहीं करेगा तो आंसर डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। इनडिटर्मिनेंसी वाली तो कोई बात नहीं थी, इसलिए हम इसको सेपरेट भी कर सके, उसके बाद उसकी वैल्यू अंदर भी रख सके। इसमें कोई डाउट किसी को? बोलो। अब मान लो एक दूसरा क्वेश्चन देखो, सपोज ऐसा होता,
लिमिट x टेंड्स टू π/4 और sin x माइनस cos x होता और इंटू fx है। fx के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर क्या मैं इसको अलग अलग कर सकता था? भाई इसको अलग अलग नहीं कर सकते आप। क्यों? इसको अलग अलग आप करोगे तो बेसिक लॉजिक से आपको पता है ये लिमिट तो जीरो को जा रही है, और अभी तो नोट लिखा है जब एक लिमिट जीरो को जा रही हो तो दूसरी पता नहीं ना हमें कहां को जा रही है। ये इनफाइनाइट को अगर चली गई तो इनडिटर्मिनेंसी फॉर्म हो जाएगी ना, तो इसलिए हम श्योर नहीं है, हम इसको अलग अलग नहीं कर सकते। इसलिए तो लिखा है एक लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट पता चल जाए तो आप पक्का अलग अलग कर सकते हो। यहां पे आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते। यस अलग अलग नहीं कर सकते मतलब आप इसको जीरो इंटू समथिंग नहीं लिख सकते। फिर आप इस जीरो को अंदर भी नहीं ले जा सकते, और आप इसका पूरे का आंसर जीरो भी नहीं दे सकते। अदरवाइज तो फिर हर क्वेश्चन में आप आधी लिमिट निकाल लिया करोगे कि सर ये जीरो को जा रहा है, जीरो इंटू समथिंग जीरो को जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है। तो ये ऐसा लॉजिक होता है क्या? जीरो इंटू टेंडिंग टू जीरो इंटू एनीथिंग बराबर जीरो हो जाए, ऐसा नहीं होता। टेंडिंग टू जीरो एनीथिंग डिफाइंड होना चाहिए, एनीथिंग डिफाइंड, तब टेंडिंग टू जीरो होता है। क्योंकि टेंडिंग टू जीरो इंटू टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो पता ही नहीं हमें क्या होता है। समझे? अभी यहां कुछ बच्चों का लॉजिक ये रहेगा कि सर मैं ऐसा कर दूं फिर जीरो इंटू समथिंग कुछ भी हो जीरो, तो आपके हिसाब से तो अगर ये इन्फिनिटी को चला गया तो जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म नहीं है ये, आप तो हमेशा आंसर जीरो ही बक दिया करोगे। ऐसा थोड़ी है, ये थोड़ी पढ़ाया लिमिट में। टेंडिंग टू जीरो टू टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है, उसकी इंडिटरमिनेसी हम रिमूव करेंगे तो हमें थोड़ी पता है आंसर कहीं भी जा सकता है, दो की तरफ चार की तरफ, पर आप पहले इसको जीरो बोल रहे हो तो गलत हो गया ना। इसीलिए तो आप अलग अलग नहीं कर सकते, इसीलिए तो आप इसको आंसर ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि टेंडिंग टू जीरो इंटू एनीथिंग जीरो थोड़ी होता है, टेंडिंग टू जीरो इंटू एनीथिंग डिफाइंड जीरो होता है। हाँ जी यस तो अब एक बात ध्यान से देखो, आप ये बीच के दो स्टेप भूल जाओ, इसको भूल जाओ, आप सीधा इसको रिलेट करो। इसको ऐसे ही सीधा इसको रिलेट करो इससे। अब जिस बच्चे ने ये सारी प्रोसेस समझ ली, मेरे से सुन ली समझ ली, वो अगली बार से क्या क्या करेगा, वो देखेगा दिस इंटू दिस प्रोडक्ट फॉर्म में है, उसके दिमाग में चल गया, उसने देखा यार ये लिमिट तो नॉन जीरो फाइनाइट आ गई, दो आ गई मान लो, तो उसको पता है कि ऐसे अलग अलग कर सकते हैं, फिर दो रख सकते हैं, फिर दो को अंदर ले जा सकते हैं, कोई गलती नहीं है। इसका मतलब मैं सीधा यहां पे दो रख सकता हूं बीच में, यहां से यहां आ सकता हूं। यस हाँ, लेकिन क्या वही बच्चा फिर जब वो इतनी आदत डाल लेगा अपने को, वो आदत डाल लेगा कि सर इसकी वैल्यू मैंने बीच में रख दी, तो वो कभी ना कभी तो यहां पे भी ऐसे सोचेगा ना कि सर ये इसकी वैल्यू जब बीच में रखी है दो, तो इसकी वैल्यू भी तो रख दो ना जीरो, जीरो इंटू एफ एक्स जीरो हो गया ना, तो इसका आंसर जीरो हो गया। तो फिर ऐसे मिसकंसेप्शन दिमाग में जनरेट होने लगते हैं कि सर आधी लिमिट रख दी आपने, आधी छोड़ दी, यहां तो आंसर सही आ गया, यहां आंसर आपका गलत आ गया। तो लॉजिक यही है पहली बात तो, कि आधी लिमिट बीच में नहीं रखते, लिमिट हमेशा पूरी ही रखते हैं। लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, बड़े बड़े एक्सप्रेशंस होंगे, और जहां हमें पता है, जहां मैं आधी वैल्यू रख सकता हूं, लॉजिकली मुझे पता है, लॉजिकली गलत नहीं हूं मैं, मुझे पता है इसको ऐसे अलग अलग कर सकते हैं, फिर इसकी वैल्यू रख सकते हैं, इसको अंदर ले जा सकते हैं, तो पूरी लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये यहां पे नहीं आनी थी तो यहां पे भी नहीं आएगी, ये यहां पे आनी होगी तो यहां पे भी वही आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यहां फर्क पड़ता है, यहां तो आपने अगर ये लिमिट नहीं आनी थी या 5 आनी थी या 6 आनी थी, आपने तो सब कुछ को गोली मार के जीरो ही बना दिया, तो यहां आप ये काम नहीं कर सकते। समझे? तो कुछ बच्चे ना बाद में ये पूछते हैं सर आधी, तो लॉजिकली तो आधी लिमिट बीच में कहीं नहीं रखते, बट हमें पता है अगर कोई चीज ऐसी है, कोई एक्सप्रेशन ऐसा है जो बचे हुए फंक्शन के साथ प्रोडक्ट में है,
मतलब अलग अलग ऐसे किया जा सकता है, और उसकी लिमिट नॉन जीरो है, फाइनाइट है, तो उसकी वैल्यू बीच में रख सकते हैं। ऐसे जीरो के केस में उसकी वैल्यू बीच में नहीं रख सकते हैं। बात समझ में आई? यस सर। कैन नॉट पुट वैल्यू जीरो इन मिडवे। कैन बी पुट। सिमिलरली एक क्वेश्चन मेरे को छोटा सा और बताओ, फिर ऐसे पता क्या होता है, इन बच्चों को ना गलती आदत पड़ जाती है गलती करने की। फिर वो पता क्या होगा, मान लो कभी क्वेश्चन आ गया ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, और क्वेश्चन है sin x प्लस cos x प्लस 5 अपॉन fx। फिर वो पता बोलते हैं, अरे सर आधी लिमिट रख दो यहाँ पे बीच में, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, ये 2√2 प्लस 5 अपॉन fx। क्या आप ऐसे कर सकते हो क्या? बोलो, आप ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने जब पिछले में 2 रखी थी तो उसमें f इंटू जी से उसे अलग किया, उसकी फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू, उसकी वैल्यू रखी, फिर k से अंदर ले गए। क्या यहां पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या अलग अलग, sin x प्लस cos x इंटू में 5 अपॉन 5x, ऐसा कुछ लिख सकते हो क्या जो आपने वैल्यू पुट कर दी? बोलो। सर नहीं लिख सकते। फिर आप इसको अलग अलग करोगे, आप कहोगे चलो प्लस वाले से मुंह फाड़ के अलग अलग कर दिया, चलो अलग अलग कर दिया, नो डाउट सही बात है, अलग अलग आपने कर दिया। उसके बाद आप कहोगे कि दिस इंटू 1/fx, ये तो प्रोडक्ट फॉर्म में है, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं। हाँ जी, यस सर। अब इस लिमिट के अंदर तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो इसकी वैल्यू बीच में रख सकते हैं। बोलो। यहां तो रख सकता हूं, नॉन जीरो है प्रोडक्ट फॉर्म में इसके साथ। यस। अब फिर बच्चा वापस, अब वो मेरी बात आ गई जो मैं कहना चाह रहा था, अब वो वापस कहेंगे सर देखो f प्लस जी, तो लिमिट f प्लस जी होती है, तो वापस ऐसे रख के हम ऐसे कर सकते हैं क्या? तो यहां वो चोट खा गए, क्योंकि मैंने बोला था एक बार आपने मुंह फाड़ के लिमिटें अलग अलग कर दी, आप रास्ते में इनकी क्लबिंग नहीं कर सकते। अभी इस लिमिट का आंसर आया नहीं है, इस लिमिट का आंसर आया नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं एफएक्स कहां को जा रहा है, आप ऐसे बीच में क्लबिंग थोड़ी कर दोगे। दिस स्टेप इज नॉट वैलिड, इन बिटवीन क्लबिंग इज नॉट अलाउड, बताया था ना। तो वो बच्चे को अब समझ में आ गया, अच्छा इसको ऐसे नहीं लिख सकते, आधी लिमिट बीच में कभी नहीं रखते। तो सर यहां भी नहीं रख सकते थे, यहां भी नहीं रख सकते थे, ऊपर वहां रख सकते थे। तो अब उसको सारी चीज में से समझा दी, तो अब हम नोट बना के लिख लेंगे कि अगर कोई एक्सप्रेशन पूरे बचे हुए फंक्शन के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में है, यहां साइन प्लस कोस बचे हुए के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं है, और उसकी वैल्यू नॉन जीरो है, जैसे यहां पे जीरो थी तो यहां भी नहीं रख सकते थे, ऊपर वाले केस की बात कर रहे हैं, पिछले वाले में अगर वो प्रोडक्ट फॉर्म में है और उसकी लिमिट नॉन जीरो है, तो हम उसकी वैल्यू मिड वे में बीच में रख सकते हैं, टू मेक द एक्सप्रेशन स्मॉलर, टू मेक द कैलकुलेशन फास्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। अदरवाइज आपकी इच्छा है लास्ट में रखो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपने गलत फंडे बना लो और आप कहीं भी मुंह फाड़ के आधी लिमिट बीच में रख दो, ऐसा काम आप नहीं कर सकते। इसका मैंने एक्सप्लेनेशन आपके सामने दे दिया है, तो इस चीज को आप नोट बना के लिख लें। क्या? इफ any expression fx is in product form of remaining function, then we can put and remaining function and limit x tends to a fx is non-zero finite, then only we can put value of that part in between। अदरवाइज हम नहीं कर सकते। इस केस में जैसे जीरो थी, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म में थी बट जीरो थी तो नहीं रख सकते। इस केस में प्रोडक्ट फॉर्म में है ही नहीं तो इसकी वैल्यू बीच में नहीं रख सकते, इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा, फिर आंसर बताना पड़ेगा।
फिर कोई बच्चा के चलो सर अलग अलग कर लो, यहाँ पे तो प्रोडक्ट फॉर्म में, हाँ ठीक है, बट अब यहाँ आने के बाद आप यहाँ नहीं जा सकते क्योंकि रास्ते में क्लबिंग नहीं कर सकते, अब आपको अलग अलग ही सॉल्व करना पड़ेगा। ये सारी जो मैंने बातें बताई थी इसके थ्रू मैंने आपको समझाई है, जितनी समझ में आई कोई बात नहीं, सुन ली, कुछ तो समझ में आया होगा। बाकी जब प्रॉब्लम्स करेंगे तो वहां जब आएगा स्टेप में आपको बताऊंगा, देखो यहाँ पर ये चीज आप करोगे तो वो गलत है, तो आपको ज्यादा इंपैक्ट देगी। ठीक है जी, क्लियर है सर? हम्म। सर अगर हम जो आपने अभी लास्ट वाला क्वेश्चन कराया इसमें dx को हम sin x प्लस तो उसकी फाइनाइट वैल्यू ही आएगी। क्या अगर हम gx को ही sin x प्लस cos x प्लस 5 लिखते तो फाइनाइट वैल्यू ही आती सर, वही सेम। अरे हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, वेरी गुड। मैंने गलत बोल दिया है ना, मतलब अलग अलग, अगर आप पूरे कोई फंक्शन ले लेते तो फाइनाइट था, प्रोडक्ट फॉर्म में था, आप इसको रख सकते थे ना। तो अब ऐसा करो, इसमें ऐसा कर लो, एफ एक्स का स्क्वायर लगा लो इसके साथ में, ठीक है। सही है, मैं समझ गया आपकी भावनाएं, आपने एकदम सही बात बोली है, वो मैंने ध्यान नहीं दिया कि आप पूरे को लेके तो कर ही सकते हो ना, वो भी तो कांस्टेंट ही आ रहा है, मतलब फाइनाइट आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है, तो आप पूरे की वैल्यू नहीं सकते, तो आप ऐसा करो ना, इसके साथ एक वेरिएबल लगा दो एफ एक्स स्क्वायर, ताकि अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये पूरे के साथ वेरिएबल में नहीं है, प्रोडक्ट में नहीं है, और अलग अलग आप करोगे तो इसके अलग है, उसका काम अलग है। ठीक है, यस सर। तो यहाँ एफ स्क्वायर एक्स लगा दो आप अलग से। ठीक, चलो आई होप आपको कहानी समझ में आ गई, और नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। ठीक है, तो एडिशन का हो गया, प्रोडक्ट का हो गया, डिवीजन में कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, उसको मल्टीप्लिकेशन से डील कर सकते हैं। मतलब कभी भी ऐसा आएगा जब लिमिट x टेंड्स टू a f x है अपॉन जी एक्स है, तो इसको आप अलग अलग ऐसे तो कर ही सकते हो ना डील। भाई डिवीजन का क्या मतलब, आप इसको ऐसे डील कर लो, इंटू 1/gx, ऐसे डील कर सकते हो ना। बोलो, यस सर। तो बस, तो इसको कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर आएगा कंपोजिट फंक्शंस के लिए, कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ g ऑफ x, कब ये लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ लिमिट x टेंड्स टू a gx। ये हमेशा नहीं लिख सकते, इसको भी लिखने का एक रूल है, वो मैं बता दूं पहले, फिर समझाता हूं मैं। वैलिड ओनली व्हेन आउटर फंक्शन, कंपोजिट में जो बाहर वाला फंक्शन है, आउटर फंक्शन, मतलब इस केस में एफ एक्स, दैट इज एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स पे। ठीक है, अब ये को लिख ले, मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, फिर आपको कहानी समझ में आ जाएगी। क्या कहा मैंने कि बाहर वाला फंक्शन अंदर वाले फंक्शन की जो लिमिट आएगी, उस पे जो वैल्यू आएगी, लिमिट की कोई वैल्यू आएगी ना, उस लिमिट पे बाहर वाला फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, तब आप इसको अंदर ट्रांसफर कर सकते हो, तभी ये दोनों बराबर होंगे, अदरवाइज ये दोनों बराबर नहीं होंगे। ठीक है, इस चीज को बहुत अच्छे एग्जांपल से अभी अपन समझते हैं, फिर आपको ये बात समझाऊंगा मैं, अभी के लिए तो नोट कर लो कंटिन्यूअस वाली। चले, यस सर। तो एग्जांपल क्या है, ऐसे सोचें,
सही है। ये GIF है ना, सारे फंक्शन GIF है, इस पे बात कर रहे हैं। तो ध्यान दें, बेसिक से चलते हैं, पहले तो लिमिट निकालते हैं। जब RHL की बात करेंगे x 0 प्लस को जाएगा, साइन x भी 0 प्लस को जाएगा, 0 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर और साइन x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। LHL की बात करेंगे, x जब 0 माइनस को जाएगा, साइन x भी 0 माइनस को जाएगा, 0 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 हो जाएगा। तो LHLi -1, RHLi 0, तो लिमिट का आंसर डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। यस सर। और यहां पे देखो, ये लिमिट अंदर है। अब ध्यान से देखो, इसका आंसर क्या होगा? जीरो। सर इसमें ऐसा नहीं करेंगे, RHL देखेंगे तो वो 0 से थोड़ी बड़ी है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है, और LHL देखेंगे तो वो 0 से थोड़ा छोटा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 नहीं आएगा। तो सर इसमें फाइनाइट वैल्यू को जा रहा है तो फाइनाइट वैल्यू 0 ही नहीं, तो वो लेफ्ट साइड से 0 से छोटा है ना। सर लिमिट की जो वैल्यू हम देते हैं वो एक फाइनाइट वैल्यू होती है, नहीं तो एग्जिस्ट करेगी या नहीं एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है वो 0 की, उसका ग्रेटर। हाँ, वो पॉइंट याद आ जाना चाहिए। किसी बच्चे को अगर लगे ना कि सर 0 माइनस पे तो ये जो चीज है ये 1 से थोड़ी छोटी है, सॉरी 0 से थोड़ी छोटी है, तो ऐसा नहीं है। लिमिट होती है, लिमिट एग्जैक्ट होती है। लिमिट 0 से हल्की छोटी हल्की बड़ी कुछ नहीं होती है। ये लिमिट सब काम ताम झाम करने के बाद इस लिमिट का आंसर आप फाइनल 0 दोगे कि नहीं दोगे? चाहे वो 0 प्लस से दोगे चाहे 0 माइनस से दोगे, पूरी लिमिट 0 आएगी कि नहीं आएगी? यस सर। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर एक नंबर है जो एग्जैक्ट 0 है, क्योंकि लिमिट एग्जैक्ट 0 है, तो उसका आंसर 0 आएगा, है ना। मजेदार चीज भाई, इसके अंदर तो एक नंबर है ना, लिमिट तो एक नंबर है, वो नंबर क्या है? वो 0 है। 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है। वहां 0 से ज्यादा 0 से कम थोड़ी कुछ होता है। हाँ, यहां पे हम x को अप्रोच कराएंगे पहले 0 प्लस 0 माइनस, तो पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर लगेगा फिर लिमिट बताते हैं। यहां पहले लिमिट आ गई बाद में ग्रेटेस्ट इंटीजर लग रहा है, समझे? यस सर। ऐसे ही यहां पे देखो, अगर मैं RHL से जाऊंगा x 0 प्लस को जाएगा, साइन x 0 प्लस को जाएगा, साइन x प्लस 1 1 प्लस को जाएगा, साइन x प्लस 1/2 हाफ को जाएगा। LHL देखोगे तो भी x 0 माइनस को जाएगा, साइन x 0 माइनस को जाएगा, साइन x माइनस 1 प्लस 1 1 माइनस को जाएगा, और साइन x प्लस 1/2 हाफ को जाएगा। तो ये भी हाफ को जा रहा है, ये भी हाफ को जा रहा है। हाफ को जाने वाली चीज का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 0 होता है। तो LHL RHL दोनों 0 आ जाएगी। यस सर। अब इस केस में इस लिमिट पहले निकलेगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर बाद में लगेगा। तो जब लिमिट निकलेगी तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि कोई इनडिटर्मिनेंसी है या नहीं। तो इनडिटर्मिनेंसी जब नहीं है तो मैंने कहा वैल्यू पुट करो 0 प्लस 1/2, तो इसमें तो कोई इनडिटर्मिनेंसी है ही नहीं, तो लिमिट का आंसर हाफ आएगा। हाफ बोलो। यस। तो हाफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 0 आएगा। तो देखो इस केस में लिमिट बाहर थी या अंदर थी, दोनों वैल्यू सेम आई। इस केस में ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने यही बताया पहले कि अब देखो यहां पे अगर fx को आप लेते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर और gx को आप लेते हो साइन x, तो ये यही तो लिखा था, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ gx, और ये लिखा था लिमिट x टेंड्स टू 0 gx, और फिर बाहर fx था। यही बात थी। यस सर। ये दोनों यहां बराबर नहीं है, बट यहां पे अगर मैं बोलूं fx तो था ग्रेटेस्ट इंटीजर और gx था आपका साइन प्लस 1/2,
तो यहाँ पे f ऑफ gx की पूरी की जो लिमिट आई x टेंड्स टू 0, वही लिमिट इधर f ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 gx पे आई। बराबर आई कि नहीं आई? यहां बराबर आई और यहां बराबर नहीं आई। बोलो। सो गए क्या? सो गए क्या? जी सर बोल रहे हैं। तो कोई जवाब तो पूछ, ऐसे सुनने से हो जाते हो। यहाँ ये बराबर आ रही है, यहाँ बराबर नहीं आ रही है, तो उसका रीजन क्या बताया था कि इसको अंदर कब ले जा सकते हैं? जब अंदर वाले की लिमिटिंग वैल्यू पे बाहर वाला फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो हालांकि तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए भी तो लिमिट निकालनी पड़ती है, वो तो अगले चैप्टर की बात है। तो सर अभी हम कैसे बताएंगे? तो अभी आपसे कोई ज्यादा किंतु परंतु नहीं करनी है, आप तो जिसका ग्राफ पता है उसको तो बता ही सकते हो ना। तो देखो एक बात बताओ, एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ ऐसा होता है, 1 है, ये 0 है और ये ऐसे। आपने बोला f के अंदर कब ले जा सकते हैं? जब बाहर वाला फंक्शन f अंदर वाले की लिमिटिंग वैल्यू, तो gx क्या sin x, साइन की लिमिट निकालो 0 पे, क्या आएगी 0। तो उस लिमिटिंग वैल्यू 0 पे एक बाहर वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है? कंटिन्यूअस। अबे आंख के अंधे भाई मेरे, तेरे को ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस लग रहा है? इतना तो बता नहीं सकते हम 0 पे ये फंक्शन टूट रहा है, यहां से यहां जंप आ रहा है। कंटिन्यूअस तो ऐसा होता है लगातार, ये ऐसे चलते चलते फिर यहां से टूट के ऊपर चला गया, तो तुझे ये कंटिन्यूअस लग रहा है 0 पे? इतना तो मैंने फंक्शन में बता ही दिया था कि कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस देख के तो बता ही सकते हो आंखों से कि यहाँ पे ग्राफ टूट रहा है या नहीं टूट रहा। यस। तो यहाँ पे क्या है? डिसकंटिन्यूअस। तो अंदर वाले की लिमिट वैल्यू पे बाहर वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था, इसलिए अंदर नहीं ले जा सके, और इसीलिए आंसर सेम भी नहीं आ रहा। ठीक, यहां पे देखो, अगर मैं लिमिट निकालूंगा इसकी x टेंड्स टू 0 sin x प्लस 1/2 की, तो वैल्यू हाफ आएगी। यस। और हाफ पे बाहर वाला फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर कंटिन्यूअस है भाई, हाफ पे तो कोई ब्रेक नहीं आ रहा ना। यस। यस। तो इसलिए इस क्वेश्चन में आप ऐसे अलग अलग करने की बजाय इसको डायरेक्ट अंदर भी ले जा सकते थे, तो आंसर सेम ही आना था, और वो आ रहा है। हमेशा ऐसा नहीं कर सकते, बाहर वाला फंक्शन अंदर वाले की लिमिटिंग वैल्यू पे कंटिन्यूअस है तो ले जा सकते हैं, नहीं तो नहीं ले जा सकते। ये कंपोजिट का होता है, अदरवाइज आपको एलएचएल आरएचएल अलग अलग देखनी पड़ेगी। सही है भाई? यस सर। ये है टोटल मतलब फंडे कि भैया क्या क्या होता है थ्योरी में, अलजेब्रा में। चले यस। यस। एक और कर लो, कंपोजिट में पीस वाइज फंक्शन। एफ एक्स फंक्शन का ग्राफ दे रखा है, ठीक है, और gx दे रखा है x minus 2 का स्क्वायर when is x is less than 2 and 7 minus x
when x is greater than 10. ठीक, आपसे पूछा है लिमिट x टेंड्स टू 2 fog x, लिमिट x टेंड्स टू 0 gof x, लिमिट x टेंड्स टू 5 gof x। ये पूछा है आपसे कंपोजिट में कैसे देखते हैं, है ना, पीस वाइज फंक्शन में, वो बता रहा हूं आपको क्वेश्चन। तो एकदम बेसिक से, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बात बताओ, पहले तो कोई बच्चा सोचे क्या मैं इसको अंदर ले जा सकता हूं, तो g की लिमिट क्या है 2 पे, पहले तो ये चेक करो। तो 2 पे राइट साइड लिमिट निकालोगे भाई, g की लिमिट निकालोगे 2 प्लस पे RHL क्या होती है, 2 के जस्ट राइट में वैल्यू तो होती है, तो वो कोई इंडिटर्मिनेंसी नहीं है, तो 7 - 2 5 आएगी। और LHL निकालोगे g की 2 पे, तो 2 से पहले यहां रखोगे तो 0 आएगी। यस तो जब अंदर वाले फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो आप उसको अंदर थोड़ी ले जाओगे। अंदर तो तभी ले जा सकते हैं जब अंदर वाले फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे और उस लिमिट पे बाहर वाला फंक्शन कंटिन्यूस हो। यहां तो अंदर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, बात ही खत्म। तो बेसिक से जाओगे तो RHL के लिए क्या करोगे, जब x 2 प्लस को जाएगा तो आपका जो gx है ना, gx, अब यहां पे पता है चोट आती है, जब आदमी 2 प्लस को जा रहा है ना, तो तुम सोचोगे ये 5 है, gx 5 है। अगर बोलोगे 5 है तो 5 पे तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, मैं बोलूंगा आंसर 5 पे आंसर 2 है, तो मैं बोलूंगा f ऑफ 5 का आंसर 2 है। ये गलत है तरीका। इस केस में आपको एग्जैक्ट समझना पड़ेगा वो 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है, क्योंकि आप लिमिट लगा थोड़ी रहे हो, लिमिट तो बाद में लगेगी ना, अभी तो लिमिट लगा नहीं रहे, अभी तो आप ये देख रहे हो वो कहां को जा रहा है। तो जब मैंने देखा g 2 प्लस को जा रहा है x, तो 2 प्लस जब यहां रखोगे 7 - 2 प्लस, तो ये 5 से थोड़ा छोटा होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो gx 5 से थोड़ा छोटा होगा। फिर हमने देखा जब f का इनपुट 5 से छोटा है, मतलब 5 पे LHL देखनी है, तो आंसर 2 ही आएगा। जैसे अगर मैं आपको समझाना चाहूं, सपोज यहां ऐसा होता है यार कि ये 5 प्लस को जा रहा होता और आप 5 प्लस का ध्यान ना देते, आप तो बस बोलते 5 है, तो 5 पे आंसर आप 2 देते कि नहीं देते, लेकिन 5 प्लस की तरफ देखते तो आंसर 3 को जाना पड़ता, तो लिमिट का आंसर 3 होता। यस सर। तो ऐसे केस में आप उसको प्लस या माइनस से तोलें, बिकॉज अगर उस पॉइंट पे फर्क पड़ता है तो आपको एग्जैक्ट देखना पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर आप सीधा ही कर सकते थे। जैसे अगला क्वेश्चन है भाई, आपसे पूछा g ऑफ fx 0, पहले देखा अंदर वाले की जो f की लिमिट है 0 पे एग्जिस्ट करती है नहीं करती, तो आप अंदर तो नहीं ले जा सकते। तो आपने देखा जब x 0 प्लस को जा रहा है तो fx कहां को जा रहा है, 0 के जस्ट राइट में 2 को जा रहा है, लेकिन 2 से छोटा है। और अगर x 0 माइनस को जा रहा है तो fx कहां को जा रहा है, 4 से थोड़ा छोटा है, 4 से बड़ा है। यही बात है, 0 माइनस को जा रहा है तो fx 4 प्लस को जा रहा है। यस सर। अब यहां पे मान लो किसी ने ये नहीं सोचा 2 माइनस है या 2 प्लस है, सिर्फ ये बोला 2 है, तो वो यहां पे क्या करेगा, g के अंदर 2 रखेगा, 2 पे तो वैल्यू ये है 2 - 7, आंसर 5 दे देगा। बोलो। यस वो गलत है, क्यों? क्योंकि ये तो 2 माइनस को जा रहा है, तो इनपुट यहां थोड़ी डलेगा, जी के अंदर यहां डलेगा 2 माइनस पे, तो ये वाली डेफिनेशन है। तो जी के अंदर आर्ग्यूमेंट जब 2 माइनस को जा रहा है तो वो वैल्यू कहां को जाती है, 2 माइनस 0 का स्क्वायर, तो 0 प्लस को जाती है। तो LHL RHL की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 0 आएगी। और fx जब 4 प्लस को जाएगा तो 4 प्लस पे तो ये डेफिनेशन यूज होगी, तो gx कहां को जाएगा, 3 को, तो LHL 3 आ गई। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगी। सही बात है। यस सर। अब देखो f 5 पे, तो 5 के आगे, तो x जब 5 को प्लस को जा रहा है तो fx कहां को जा रहा है, 3 प्लस को जा रहा है। fx जब 3 को जा रहा है तो g का आर्ग्यूमेंट जब 3 को जा रहा है, तो g का आर्ग्यूमेंट 3 को जा रहा है, तो वो 3 प्लस यही यूज होगा। तो जो gx है आपका
वो आपका 4 माइनस को जा रहा है, इसका मतलब आपकी RHL 4 ही आ गई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन LHL की बात करोगे तो x जब 5 माइनस को जाएगा, fx 5 माइनस पे कहां को जा रहा है, 2 माइनस को, और 2 माइनस जब g का आर्गुमेंट है तो यहाँ डेफिनेशन यूज होगी, और g 2 माइनस पे कहां को जा रहा है, 0 प्लस को, तो LHL आपकी 0 आती है, तो ये भी डज नॉट एग्जिस्ट। इस तरह से आप अलग अलग सेगमेंट्स में देखोगे कंपोजिट फंक्शंस में लिमिट कैसे निकालते हैं। कोई परेशानी किसी को? नो सर। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतने ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, थैंक यू।